नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल पर संतोष मैथ क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका द्वार्षिक पेपर हो चुका है साथियों गणित का, और जो मैंने पढ़ाया है उससे कुछ भी बाहर नहीं गया है साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने पूरे प्रश्न सरल किए होंगे और आपने अच्छे करके आए होंगे आप सभी। तो बात कर लेते हैं, जो हमारा द्वार्षिक का पेपर है वो आज अपना सॉल्यूशन उसका करने वाला है। तो आप अपने आंसर को मिलान कर लेना कि किसने कितने आपके सही हुए हैं, कौन सा आंसर आपका सही हुआ, कौन सा गलत हुआ है साथियों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके साथियों। तो बात करते हैं फिर, हमारा जो पहला प्रश्न था द्वार्षिक में आज जो हुआ था एग्जाम में पूछा था कि समान श्रेणी दी हुई है उसका 30वां पद ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न जब मैंने एक एक नंबर वाले कराए हैं साथियों, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप 100% इसको सही करके आए होंगे। कैसे निकला है, तो यहाँ दे रखा है हमें वह पद, हमें दे रखा है देखो, इसमें से हमें प्रथम पद तो मिलेगा जिसको अपन कहते हैं वो है 10। सारा अंतर जब निकालोगे आप a2 माइनस a1 करोगे साथियों, a2 है 7 और a1 कितना है 10, घटाओगे तो d कितना निकलेगा माइनस का 3। और वह नाम दे व्यापक नाम देते हो, इसका मतलब है आपका n कितना है 30 है, और आपको क्या घात करना है an निकालना है। सूत्र क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d साथियों। an हमें याद करना है, a हमारा कितना है 10 है, n का मान कितना है 30 माइनस 1 है, d का मान कितना आया है माइनस का 3 आया है। 10 का 10 प्लस यहाँ से घटाया तुमने 29 बच के, इधर माइनस का 3। अब हो गया देखो साथ इसको इससे गुणा किया तो ये हो गया 87, 29 में 87 माइनस के इसके माइनस के 87। अब बाहर प्लस है तो 10, यहाँ बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 87, यानी an का मान कितना आएगा माइनस के 87 में से जब 10 घटाओगे तो माइनस का 77 आएगा। कितना आएगा माइनस का 77। जिसने भी माइनस के 77 आंसर किए हैं वो एकदम राइट है साथियों। तो ये हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था कि द्विघात बहुपद हमें निकालना है। यहाँ पर 4 दे रखे हैं जिसमें शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ देखना शून्यकों का गुणनफल का योगफल का मतलब क्या होता है। शून्य को ये आपको दूसरे प्रश्नावली में से 2 और 2 पढ़ाई थी, तो दूसरा प्रश्न आपको कराया था अच्छे से, अगर याद हो, अगर जिसने किया है उम्मीद करता हूँ उसने सही किया होगा। शून्यकों का जो अपना योगफल है उसका मतलब क्या होता है, शून्यकों का योगफल हमें कितना दे रखा है देखो साथियों, यहाँ पे इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a, जो हमें दे रखा है माइनस का 4 दे रखा सिर्फ। अब इसके नीचे कोई नहीं, हम 1 लिख देंगे, यहाँ से इसका माइनस कट जाएगा तो ये 4 बटा 1 हो जाएगा प्लस। फिर शून्यकों का जो योगफल होता है साथियों, शून्यकों का जो योगफल होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a, जो हमें दे रखा है कितना 3 दे रखा है। इसके नीचे कोई नहीं है, 1 लिख देते हैं। अब इसमें ये देखना है कि क्या यहाँ पर a का मान 1 है, यहाँ पे a का मान 1 है, तो हम बराबर है। अब हम लिखेंगे कि a का मान तो हमारे पास 1 हो गया, b का मान हमारे पास जो माइनस का था वो इस हिसाब से कट कर किसका हो गया प्लस का हो गया। c का मान कितना हुआ है, c का मान हमारे पास में 3 है। सूत्र क्या होता है बहुपद या द्विघात का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है वैसे, लेकिन 0 यहाँ लिखा नहीं है। a का मतलब 1 है तो आप यहाँ 1 लिखो या मत लिखो, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 4 है तो 4x, c का मान कितना है 3 है। ये हमारा क्या बनेगा साथियों, बहुपद बनेगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर दे दिया है वो एकदम राइट है साथियों, तो ये हमारा आंसर बनेगा इस दूसरे प्रश्न का साथियों। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा प्रश्न जो आपके द्वार्षिक में इसमें आज पूछा है वो हम देख लेते हैं सर। अब है हमारे पास में जो आज द्वार्षिक पेपर हुआ था उसमें जो तीसरे नंबर का प्रश्न है उसमें ये पूछा था कि 2 बिंदु दे रखे हैं, उसके मध्य दूरी क्या होती है। तो मैंने ये बताया था कि आपको मध्य दूरी का सूत्र क्या होता है, वो होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है साथियों। यहाँ से देखो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इसके अंदर जमा देना था, ये था x2 है वो 4 है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए हमारे पास में तो ये बच रहा है देखो 4 में से 2 गए, 2 का स्क्वायर बचेगा, इधर बचेगा माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये माइनस गायब हो जाएगा स्क्वायर के साथ में। तो ये 4 कितनी बार है, 2 बार, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, 4 का मान 2 निकल जाएगा, रूट इस 2 का मान कोई नहीं होगा। जिसने भी
आंसर 2√2 दिया है उसका आंसर एकदम सही है साथियों। जिसका भी आंसर गया है वो आंसर आपका राइट है। नेक्स्ट था, ये प्रश्न भी मैंने एक नंबर में पहली प्रश्न से कराया है, अगर आपने देखा है तो 100% इसका सही किया होगा। यहाँ दे रखा 12, 15, 21 का हमें अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा क्या करना है, लेसे पे ज्ञात करना है। इसका मतलब एलसीएम निकालना है। तो ध्यान में एलसीएम कैसे निकालोगे, तो एलसीएम इस तरह से निकालो कि एलसीएम का मतलब तीनों को एक साथ निकालना है। तो 12, 15 और 21 का निकालना, सब में 3 का भाग जाना, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 7 21, फिर 2 का जाना, 2 दूनी 4, 5 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता है, फिर 2 में एक बार गया, 5 में नहीं जाता है, फिर 5 में 5 का ही जाएगा, फिर ऐसे ही 7 में 7 का ही जाएगा, तो 7 में 7 का एक बार जाएगा। सबको आपस में गुणा करो, 3 × 2 × 2 × 5 × 7, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 को जब आप 7 से गुणा करोगे प्यारे मित्रों तो कितना आएगा, 420। जिसने भी 420 आंसर दिया है उसका एकदम वो राइट आंसर होगा। ये प्रश्न भी मैंने जब एक एक नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको कराए थे उसमें मैंने करा रखा है, अगर आपने देखा है तो आपने ये आंसर राइट किया। नेक्स्ट है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात अगर 4:2 है तो बताओ इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है तो दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। 4 का कितना होता है 16 और 9 का कितना होता है 81, यानी 81 16 नहीं होगा, 16 81 होगा, यानी जिसका भी आंसर दे है 16:81 इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 6ठे नंबर का प्रश्न कौन सा था वो भी हम देख लेते हैं सर। अब हमारे पास में जो 6ठा प्रश्न है वो क्या था, वो 8वें प्रश्न में 8.1 से है कि sin a का मान अगर 3/4 हो तो tan a का मान क्या होगा। सबसे पहले अपने इसका चित्र बनाते हैं। जैसे मान लो हमें दे रखा है sin a, क्या है sin a बराबर हमें दे रखा है 3/4। अब लाल बटा कक्का मैंने बताया था कि लाल बटा कक्का जो होता है आपके पास में लाल बटा कक्का है, उसका मतलब क्या होता है, sin का मतलब क्या होता है, sin का मतलब होता है लंब बटावकरण, यानी ये लंब बटावकरण ही हो जाएगा ये 3/4। लेकिन जब आप इसका चित्र बनाओगे साथियों ऐसे तो आपको यहाँ a मान लिया, यहाँ b मान लिया, यहाँ c मान लिया, तो थीटा किसके पास है, a के पास है। थीटे के सामने मुझे क्या है, लंब है, इसका मतलब ये 3 है और कण कितना है 4 है। इसका मतलब आपको ये निकालना पड़ेगा पहले पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी ab का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास में ac का स्क्वायर। ac का स्क्वायर माइनस होगा क्योंकि लंब निकाल रहे हो, ये हो जाएगा bc का स्क्वायर। bc का स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास में 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, बचेंगे आपके 7। यहाँ से ab का जब स्क्वायर हटेगा साथ में यहाँ से तो इस पर क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा, तो ab का जो मान है वो कितना आएगा, √7 आएगा, यानी इसका मान आप नहीं निकाल सकते। तो मान लेते हैं कि आपने कितना आ गया, √7 आ गया। अब हमें पूछा है tan, क्या पूछा है, हमें पूछा है tan a का मान। तो tan का सूत्र क्या होता है, लाल बटा कक्का के अंदर देखा जाए तो ये लाल बटा कक्का मैंने बताया था ये sin cos tan ही होता है, यानी लंब बटा आधार होता है। अब थीटा कहाँ है, a के पास है, तो थीटे के सामने भुजा क्या है, लंब है वो कितनी है 3 है और आधार कितना है √7 है। थीटे के सामने भुजा लंब हो जाएगी, आधार कितना हो जाएगा, क्योंकि ये लंब बनता है आधार अपने कर्ण का नहीं रहता है, तो कितना आएगा √3/√7। जिसने भी ये आंसर किया है यानी ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये आ रहा है, जिसका आंसर ऑप्शन पे है वो एकदम क्या हो जाएगा सर, राइट होगा सर। नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ दिया था कि एक बिंदु Q से एक वर्त पर, मान लो कोई एक वर्त है ऐसे, ये वाला मान लेते हैं कोई वर्त है, इस वर्त में क्या है, मान लो कोई बिंदु है, इस बिंदु से यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दी है, 24 सेमी दी है, यहाँ से यानी एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और बिंदु O की मान लेते हैं, यहाँ से केंद्र से दूरी कितनी है, ये मान लो वो है, यहाँ से इसकी केंद्र से दूरी कितनी है 25 सेमी, कितनी है 25 सेमी। इसने कहा है ये जो है वर्त की त्रिज्या ये वाली ये आपको निकालनी है। अगर आपने मैंने जो प्रश्न एक नंबर वाले जो प्रश्न कराए हैं अगर वो आपने देखे हैं तो ये प्रश्न मैंने उसमें करा रखा था साथियों, अगर आपने देखा है तो 100% उम्मीद करूंगा आपने सभी ने वो ये क्या सही किया होगा। तो मान लेते हैं ये है ये बी है, मान लेते हैं तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये आपका कण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, यानी आपको आधार निकालना क्या होगा, इधर से हो जाएगा, देखो आधार का स्क्वायर हो जाएगा, इधर से आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर से दोनों में से बड़ी कौन है, कण है, तो पहले कण का स्क्वायर ले लो, कण का स्क्वायर माइनस
हो जाएगा लंब का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -24 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप आधा निकाला माइनस करना, तो 625 तो 25 का हो गया, 24 का कितना होगा 576, दोनों में से घटाया कितना बचेगा 49 बचेगा। यहाँ से जब आधार का स्क्वायर हटेगा मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट पर इस पर क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा, और 49 किसके रूट का मान होता है 7 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 7 का। तो जिसने भी 7 से भी जिसका आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए, उसका आंसर बिल्कुल राइट होगा मित्रों, उसका आंसर बिल्कुल राइट है साथी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है साथियों तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और अगर आप आगे इसी तरह के प्रश्न आप चाहते हो कि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, 100 में से 100 लाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए साथी। नेक्स्ट चलते हैं 8th नंबर का प्रश्न, आज कौन सा पूछा था द्वारसिक में वो हम देख लेते हैं। अब हमारे पास में 8 प्रकार जो 8वां प्रश्न था वो द्वारसिक में आज पूछा था, वो कौन सा है। ये प्रश्न भी मैंने अगर आपने अच्छे से देखा हो साथी हो, तो जो दूसरे प्रश्नावली में मैंने 1-1 नंबर वाले प्रश्न कराए थे, तो ये प्रश्न मैंने अच्छे से करा रखा था। अगर आपने किया है तो आप 100% सही करोगे। जिन्होंने कहा है कि अगर ax² + bx + c कोई बहुपद हो तो शून्य को गुणनफल का मतलब क्या होता है? शून्य को का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मतलब माइनस का b बटा a होता है, लेकिन शून्य को गुणनफल यानी अल्फा × बीटा का मतलब क्या होता है? c बटा a होता है। क्या होता है? c बटा a। जिसने भी c बटा a किया है उसका आंसर एकदम राइट है। नेक्स्ट है कि 2 tan 30 1 - tan² किसके बराबर है? तो यहाँ हमें क्या करना है, ये प्रश्न भी मैंने करा रखा है, आपको यहाँ से सारणी का मान रखना है। तो देखो यहाँ से करेंगे 2 का 2 × tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, नीचे दे रखा है 1 - 1/√3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यह स्क्वायर है। यहाँ पर ये कटेगा नहीं तो हो जाएगा 2/√3, ऐसा कैसा, नीचे हो जाएगा 1 के नीचे 1 बना लेते हैं, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √3 का कितना होगा, सिर्फ 3 ही होगा, ये हो जाएगा 2/√3, और नीचे क्या हो जाएगा, हम ले से लेंगे तो 3 एकम 3 ले से आएगा, 3 एकम 3 यहाँ से हो जाएगा, 1 एकम 1 यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2/√3, और नीचे बचेगा हमारे पास में 3 में से गया 2, और नीचे क्या बच गया √3। जब इस संख्या को आप 2 ले जाओगे तो हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा, यानी ऐसा होगा 2/√3 का 3, यानी भाग में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगी, तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, ये वाली संख्या इससे कट जाएगी, तो ऊपर बचेगा तुम्हारे पास में सिर्फ 3, यहाँ सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ 3 ही है सामने नीचे, तो यहाँ 3 आएगा, क्योंकि यहाँ से हटाएगा 3 ऊपर कट जाएगा, ऊपर 3 बचेगा, नीचे क्या बचेगा √3। यहाँ से इस √3 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो हर का परिमेयकरण का मतलब क्या बताया था, उसी संख्या को आप इससे गुणा करो √3 से, अंश को दूसरे से हर को दूसरे से, तो ये हो जाएगा 3 √3, और नीचे क्या हो जाएगा, जब रूट को रूट से गुणा कर दो तो क्या आता है 3, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ √3 बचेगा। बताओ ये √3 cos 60 का होता है, sin 60 का होता है, tan 60 का होता है, तो sin 30 का होता है, तो ये होता है tan 60 का, किसका होता है, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होते हैं। जिसने भी sin 60 किया है उसका आंसर गलत है मित्रों, क्योंकि सारणी में tan 60 का मान कितना होता है, √3 होते हैं मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारा जो नेक्स्ट प्रकार का ऑप्शन वाला प्रश्न था वो भी हम देख लेते हैं। अब है हमारे पास में 10, 11, 12 जो लास्ट प्रश्न है ऑप्शन वाले, वो हम देख लेते हैं कि क्या आपने ये राइट किए हैं। ये सारे प्रश्न मैंने जो बताए हैं 1-1 नंबर वाले उसी में से आए हैं साथियों, तो आप देख लो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ अब जो पढ़ाऊंगा वो 2-2 नंबर 3-3 नंबर 5-5 6-6 नंबर वाले जो वार्षिक में जो प्रश्न आएंगे वो कैसे बनेंगे वो मैं अब सारा कराने वाला हूँ, क्योंकि आज हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं सारा, फिर कल से हम 1-1 2-2 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट कर देंगे साथियों। यहाँ से लेकर त्रिज्यगण, अगर त्रिज्यगण का पूछता सिर्फ तो पाई आर सवा थीटा बटा 360 होता, इसका चाप की लंबाई का थीटा जिसका गुण क्या है थीटा हो, तो इसको ध्यान दो, तो इधर से लो, ये नहीं हो सकता क्योंकि r थीटा दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से काटो 180 डिग्री होता है, तो फिर आप पाई कहाँ गया, ये नहीं आ सकता। यहाँ से देखा जाए तो पाई r 360 आ रहा है, 180 आना चाहिए, इस ये हो सकता है। जैसे यहाँ से 2 का भाग इसमें दिया तुमने, तो 2 एकम 2 2 अंडे 16 2 0 यानी पाई r 180। अब थीटा यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात एक ही है साथियों, थीटा यहाँ हो यहाँ बात एक ही, यहाँ हो या यहाँ हो, पाया थीटा बटा 180 डिग्री, यानी ये क्या होगा संख्या चाप, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या था, राइट था मित्रों इसके अंदर। नेक्स्ट प्रश्न था, बहुत सारे बच्चे से कंफ्यूज हुए कि एक वर्ग पर कितनी, अगर ऐसा ये प्रश्न भी मैंने करा रखा है, जब मैंने प्रश्नावली 10 पढ़ाई थी उसमें 1-1 नंबर के प्रश्न जो कराए, अगर आपने देखे हैं तो आप उसमें कर लोगे साथ, क्योंकि एक वर्ग के एक बिंदु
पर बहुत सारी रेखा हो सकती है, लेकिन एक वर्त के बाह्य बिंदु से, एक वर्त के बाहर के बिंदु से वर्त पर सिर्फ दो ही हो सकती है। कितनी हो सकती है? दो। इसका अधिकतम कितनी हो सकती है? तो दो हो सकती है। कितनी हो सकती है? दो। एक वर्त के बाह्य बिंदु से सिर्फ आप दो ही स्पर्शरेखा खींच सकते हो, और एक वर्त के एक बिंदु पर, एक बिंदु के ऊपर वर्त के एक बिंदु पर आप अनंत खींच सकते हो, है ना भाई? वर्त के ऊपर आप अनंत खींच सकते हो, लेकिन एक वर्त के एक बिंदु पर एक ही हो सकती है, लेकिन बाहर के बिंदु से वर्त पर सिर्फ दो हो सकती है। तो इसमें जिसने भी आंसर दो किया है वो एकदम राइट आंसर है सर। ये था कि यदि दो वर्तों की त्रिज्या, एक की त्रिज्या हमें 19 है, एक की त्रिज्या कितनी है? 9 है, यानी एक वर्त है उसकी 19 है, और एक की कितनी है? छोटी है, वो कितनी है? तो मान लेते हैं कि बड़ा जो वर्त है उसकी R1, ये R बड़ा मान लेते हैं 19 से भी हो गई, और जो ये छोटा है उसकी अपन छोटी R मान लेते हैं 9 से भी। इसने कहा है दोनों वर्तों की परिधियों का ये, मान लो अपन लिख देते हैं दो वर्त की परिधियां, मान लो ये आपका बड़ा वर्त लिया, तो ये हो गया 2 पाई r बड़ा, योग का तो प्लस होगा, इधर लेंगे 2 पाई r, वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। तो यहां से देखो, यहां देखा जाए तो दोनों के अंदर क्या है? 2 पाई कॉमन है, 2 पाई कॉमन हो गया, 2 पाई यहां से कटा r प्लस, और यहां से तो ये कटा तो r बच गया। अब हमें क्या मान रखना है? 2 × पाई का मान 22/7, बड़ी आर को हमने क्या लिखा है? 19 लिखा है, तो 19 प्लस छोटी आर को क्या लिखा है? 9 लिखा है, तो 9 का 9 ऐसा कैसा, तो ये हो गया 2 × 22/7 इंटू ये हो गया आपका 28, ये हो गया आपके कट रहे हैं तो कितनी बार? 728, 22 44 को जब आप 4 से गुणा करो तो 4 × 16, 4 × 16 है 17, यानी 176 आया। कितना आया है? 176। तो जिसने भी 176 किया है मेरे प्यारे मित्रों, जिसने भी 12 प्रश्न में 176 आंसर लिखा है वो एकदम राइट है और सटीक आंसर है, उसको 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 13वां नंबर का प्रश्न कौन सा था, कैसा प्रश्न था वो हम देख लेते हैं सर। अब हमारे पास में जो 13वां प्रश्न था उसमें खालिस्तान पूछे थे हमें 4, वो हम देख लेते हैं। ये आपका है कि इसने पूछा है कि सभी त्रिभुज, कौन से ऐसे त्रिभुज हैं जो समरूप हो सकते हैं? तो एकमात्र दुनिया के अंदर सभी त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही हो सकता है। कौन सा? सिर्फ समबाहु त्रिभुज हो सकता है। कौन सा हो सकता है? समबाहु त्रिभुज आपका क्या हो सकता है? समरूप हो सकता है, बाकी त्रिभुज आपके समरूप नहीं हो सकते। नेक्स्ट था कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, दो बिंदु, ऐसे दो बिंदु हैं, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? इस बिंदु के निर्देशांक आप कैसे लोगे? तो उसका होता है 0,0 ले सकते हो आप। क्या ले सकते हो? 0,0 ले सकते हो उस बिंदु के निर्देशांक। इसमें दे रखा है कि एक बंटन है, उसका माध्य कैसे निकालोगे? तो ये भी मैंने बता रखा अच्छे से, माध्य कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इसको आरोही क्रम में जमाएंगे। क्या करेंगे? आरोही क्रम में इसको हम लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब है सबसे पहले छोटा कौन? 1 है, फिर कौन है? 2 है, फिर कौन है? 3 है, 2 बार है, 4 कितनी बार है? 3 बार है, इससे 4 3 बार है, यानी 1 2 3 बार, फिर 5 आ गया, फिर आपके पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या तो वही होनी चाहिए। अब 1 2 3 4 इधर छूट गई आपकी, 1 2 3 4 इधर छूट गई, बीच में कौन बचा? 4 बचा। इसका मतलब है आपका जो माध्य था वो कितना है? 4 है। मतलब कितना है? 4 है। इसमें पूछा है एक वर्त की समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है एक वर्त के ऊपर समांतर रेखा? 2 खींच सकते हो। कितनी खींच सकते हो? 2 समांतर स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो। यानी एक वर्त के ऊपर, एक वर्त है उसके व्यास के ऊपर आप दोनों तरफ, एक इस तरफ और इस तरफ, 2 समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितनी खींच सकते हैं? 2 समांतर स्पर्श रेखा। नेक्स्ट चलते हैं, 14वां प्रश्न कौन सा था? इस बार जो अर्धवार्षिक में आज पूछा है वो भी हम देख लेते हैं। अब था हमारे पास में 14वां प्रश्न के दो क्रमागत का मतलब होता है लगातार का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो 1 के बाद में 2 आता है, 3 के बाद में 4 आता है। कैसे आया है? उसमें एक जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? एक जुड़ रहा है। अब वो लगातार कैसे? धनात्मक यानी प्लस वाले संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक जिनके वर्गों का यानी स्क्वायर करने पर क्या आता है? 365 आता है। तो यहाँ लिखेंगे कि माना जो पहला पूर्णांक है, पहला जो पूर्णांक है वो हमें मालूम नहीं निकालना, उसको मान लिया x। अच्छा, दूसरा पूर्णांक क्या होगा? दूसरा पूर्णांक जब भी निकालेंगे साथी हो तो हम क्या करेंगे? जो संख्या है x है उसमें एक जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे 3 है, 3 में एक जुड़ा तो क्या आएगा? 4। कितना जुड़ रहा है? 1 जुड़ रहा है। अब ये कहा है कि इनके वर्गों का योग, वर्गों का जो योग है वो कितना है? हमारे पास 365 दे रखा है। कौन किन किन
स्क्वायर करेंगे प्लस योग दे रखा है, क्या दे रखा है, धनात्मक पूर्णांक या तो जिनके वर्गों का योग का मतलब प्लस होगा और x प्लस 1 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर वर्ग का मतलब होगा स्क्वायर 365 ऐसे कैसे। इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का प्रयोग इसमें करेंगे तो इस कोष्ठक को खोलेंगे, इधर x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा प्लस यहां पर a का मान क्या हो जाएगा x यानी x का स्क्वायर प्लस 2 a का मान x b का मान 1 प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर 365 साथियों। यहां से हो गया x स्क्वायर प्लस ये भी x स्क्वायर हो गया 2 एकम 2x प्लस 1 का स्क्वायर है 365, x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस ये हो गया 2x, ये वो प्लस का अंदर आया तो हो गया माइनस का साथ। यहां से हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस यहां से देखो 365 माइनस में से 1 जब गया तो बचे माइनस के 364 और बराबर में क्या गया 0, क्या जाएगा 0। सब में अगर देखा जाए तो 2 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है 2 का भाग देने पर, यहां लिखेंगे 2 का भाग देने पर तो इसमें 2 पे 2 कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा और ये कटेगा 182 बार, तो यहां हो जाएगा हमारे पास में x स्क्वायर प्लस x, यहां बच जाएगा हमारे पास में 182 बराबर में 0, यानी 2 एकम 2 1 बचा 2 * 16 तो 2 दूनी 4। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने पर 182 प्राप्त होता हो और घटाने जोड़ने पर 1 प्राप्त होता हो, वो संख्या आपकी 13 और 14 क्या है। अब 13 और 14 जैसे 14 माइनस की रहेगी a प्लस की रहेगी और 13 किसकी रहेगी आपकी माइनस की रहेगी, क्यों, क्योंकि 14 प्लस में से 13 माइनस की घटाओ तो प्लस का 1 बचेगा। तो यहां से आप इसको गुणनफल से भी कर सकते हैं, आप इसको द्विघात से भी कर सकते हो। तो यहां आप फिलहाल अपन गुणनफल से कर रहे हैं, तो यहां x स्क्वायर हमने लिखा माइनस के 13x प्लस के 14x इसकी जगह और इधर क्या है 182 बराबर में 0। इन दोनों में देखा जाए तो कॉमन है x, डबल में से 1 है 1 बच जाएगा, यहां से x x कटा 13 बच गया, फिर यहां जो प्लस है वो प्लस का प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है 14 कॉमन है, 14 से 14 कट जाएगा x प्लस माइनस माइनस 14 का भाग 182 इन दो के 13 बार जाएगा साथ में बराबर में 0। दोनों बॉक्स में से एक बॉक्स ले लेंगे अपन और यहां जो भाग बचा उसको अंदर लिखेंगे और बराबर क्या लिखेंगे 0। यहां पर दो पार्ट कर देंगे इसके, x माइनस 13 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर 0, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा प्लस का 13 हो जाएगा, यानी एक पूर्णांक हमें 13 मिलेगा। और यहां पर देखना कि x प्लस ये प्लस हो जाएगा माइनस के 14, यानी हमें माइनस का नहीं चाहिए तो हमें प्लस का चाहिए, तो हमें क्या पता हमने पहला पूर्णांक क्या माना, पहला जो पूर्णांक था हमारा उसको हमने क्या लिखा था x लिखा था, क्या लिखा था x, और x का मान हम क्या लेंगे प्लस का लेंगे, तो ये कितना आ गया पहला पूर्णांक तो 13 आ गया। दूसरा पूर्णांक हमें निकालना है तो क्या करेंगे, दूसरा पूर्णांक हमें निकालना तो दूसरा पूर्णांक को हमने क्या लिखा था x प्लस 1 लिखा था, तो x का मान 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14, वो पूर्णांक कौन सा हो गया 13 और 14। तो ये प्रश्न मैंने अच्छे से करा रखा है, अगर नहीं है आपने अगर ऐसा किया है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये था प्रश्न हमारा 14वां, अगर आपने ऐसा किया है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपका गलत है साथी। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर का जो प्रश्न था हमारा वो कौन सा था वो हम जान लेते हैं। अब हमारे पास में जो 15 प्रश्न था उसमें विलोपन विधि से हमने प्रश्न पूछा था कि एक समीकरण है एक समीकरण है, मान लेते हैं समीकरण 1 इसको दे देते समीकरण 2 दे देते, तो विलोपन विधि में क्या होता है या तो x के मान को बराबर करना होता है या y के मान को आपको बराबर करना होता है। तो मान लेते हैं ये 3x प्लस 4y बराबर 10 है, इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। अब ये जो आपका था 2x माइनस 2y बराबर 2 था, ये समीकरण मान लेते हैं 2 हो गया। यहाँ पर देखो x 3 है या 2 है या 4 है, या तो x का मान बराबर करो या आपका y का मान बराबर होना चाहिए। यहाँ पर तो हम क्या करेंगे y का मान बराबर कर दो, तो हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 को समीकरण 2 था उसको हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। 2 से क्यों करेंगे क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 4 आगे क्या करोगे 2 से गुणा करोगे, तो 2 से गुणा करने पर क्या करेंगे गुणा करने पर, तो जैसे गुणा करें देखो यहाँ से गुणा करो इसको, जैसे 2 से गुणा करो 4x हो जाएगा 4y हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 3 को क्या करेंगे सरल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, तो 1 क्या है हमारा 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10 है, इसके नीचे लिखेंगे हम 4x कितना देगा साथी, देखो यहाँ पर 2 दिया था और 2 से गुणा किया है, तो यहाँ लिखेंगे हम 4x माइनस 4y बराबर 4, यहाँ से हम क्या करेंगे चेंज नहीं करेंगे, यहाँ से काट देंगे इसको, तो
यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास में देखो इधर से क्या बच रहा है, माइनस का x बच रहा है। क्या बच रहा है, माइनस का x, 4x में सॉरी यहाँ पर क्या है, ये दोनों ये चिन्ह हमने चेंज किया ही, ये तो आपका कट गया, तो ये आपस में जो पीछे वाली संख्या जुड़ जाएगी, तो 3x और 4x कितने हो गए 7x, और 10 और 4 कितने हो गए 14, x गुणे का बेस तो कंटिन्यू हो जाएगा बस। 7 का भाग किसे दोगे, 2 आएगा x का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में कहीं भी रख दो, तो x का मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण है 1 में रखने पर तो रख दो। समीकरण 1 है हमारा 3x + 4y बराबर है 10, तो 3 × x का मान कितना आया है, 2 आया है, प्लस 4y बराबर हो जाएगा 10, ये हो गया 6 + 4y बराबर 10, प्लस का मतलब भेज दो माइनस का हो जाएगा साथियों, तो 10 - 6 इधर बचा आपका 4y बराबर हो जाएगा, ये कितना इधर बचेगा 4, ये गुणे का उधर भेज दो घटाव हो जाएगा, तो y का मान प्राप्त होगा 4/4 यानी x का मान तो हमें 2 मिला है और y का मान कितना आया है, 1 आया है, ये हो जाएगी हमारी विलोपन विधि से सरल आंसर हो जाएगा सर। तो जिसका भी x का मान 2 आया है, y का मान 1 आया है, उसका एकदम राइट आंसर है साथियों। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पूछा है, 3 बिंदु हमें दिए हैं, तो मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको बताया था कि क्या होता है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला यहां से देखना, 1/2 मैंने बताया था, x + y - y, फिर प्लस x y - y, फिर x प्लस y - y, यानी आपको ये 3 बार लिखना था। अब आपको गिनती लगानी है, कौन सी लगानी है, 1 2 3 यानी 123, 1 2 3, अब ये 2 हटेगा, 1 पीछे चला जाएगा, 2 3 1 हो जाएगा, 2 3 1, फिर 2 हटेगा पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 1 7, ये हमारा क्या बन गया, सूत्र बन गया। अब हमें क्या करना है, मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये क्या है y3 है, सब कुछ इसमें जमाना है, बस जमाना 1/2 का 1/2 कोष्टक x1 का जो मान है वो 1 है सूत्रों, प्लस y2 हमारा कितना है 6 है, तो 6, y3 कितना है माइनस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साथियों यहां से, यानी y3 है, y2 - y3, y2 6 है तो ये हो गया, प्लस x2 हमारा कितना है, x2 हमारा माइनस में 4 है, कोष्टक में रखेंगे, फिर y3 कितना है माइनस का 5 है, y1 कितना है माइनस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा 1 है, फिर यहाँ पर देखो x3 कितना है, x3 माइनस का 3 है, कोष्टक में रखेंगे, फिर यहाँ से y2 कितना है 6 है, और y1 कितना है माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे साथियों, तो 1/2 का 1/2, 1 का 1, ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 6 और 5 कितने हो गए 11, है ना साथियों, 11 हो गए, कितने हो गए 11, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, बीच में क्या है साथियों, गुणा का चिन्ह, क्या है, गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर गलती कहाँ हो रही, 1 का 1, ये हो गया आपके पास में कितने 11, फिर ये हो गया प्लस, यहाँ पर कितना होगा देखो माइनस के 4, ये हो गया आपके पास कितने माइनस के 4, प्लस ये हो गया आपके पास में माइनस के 3, और वो हो गया आपके पास में 7, फर्स्ट वन। यहाँ से अगर तो यहाँ पर देखा जाए साथियों, तो हमने थोड़ा सूत्र में गलती कर दी, क्योंकि हमने लिखा था 3 2 1, हमने लिख दिया 3 1 2, यानी यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा, इसका मतलब है ये पूरा क्वेश्चन है आपका गलत हो गया, इसका मतलब आपको सही जमाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो वापस यहाँ पर प्रश्न नहीं आएगा, ये वापस जमा देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखो साथियों 1/2 का 1/2 कोष्टक x1 है वो आपका 1 हो गया, कोष्टक y2 है वो आपका कितना है 6, y3 है वो माइनस का 5, माइनस प्लस 5 हो गया, फिर यहाँ पर है प्लस का प्लस, यहाँ पर हो गया आपके पास में देखो x2 कितना है माइनस का 4 है, कोष्टक में रखना है, y3 कितना है माइनस का 5 है, y1 कितना माइनस का 1, माइनस प्लस हो जाएगा, फिर x3 कितना है माइनस का 3 है, फिर y1 कितना है आपका, y1 है वो माइनस का 1 है, और y2 कितना है 6 है, इस पर तो चिन्ह नहीं है, तो ये 6 ऐसा कैसा। अब आपको सॉल्व करना है साथियों यहाँ से, तो 1/2 का 1/2, 1 का 1, फिर यहाँ पर हो गई ये आपके पास में 11, 6 5 11, प्लस माइनस 4 का 4, फिर यहाँ पर देखो ये हो गया आपके पास में माइनस के 4, ये भी, फिर ये प्लस
का, तो ये आपके माइनस के 3 ऐसे जैसे, ये पोस्टर वाले आपके हो गए माइनस के 7। अब इससे आगे में हम इधर देख लो साथी, यहाँ कर रहे हैं तो इधर 1/2 का 1/2, यहाँ पर 1/2 का 1/2 रहेगा पोस्टर। जब 1 को तुम 11 से गुणा करोगे तो 11 ही आएगा। फिर देखो यहाँ पर प्लस है, क्या है प्लस है। जब -4 को -4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 16 हो जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा, कितना आएगा 16 प्लस। फिर आपको 3 को जब 7 से गुणा करोगे तो माइनस माइनस से दोनों संख्या में हट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस की 21 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। यहाँ से देखा जाए तो 11, 16 और 21 मिलाकर कितना हो गया साथी, ये हो गया आपके पास में 48। कितने हो गए 48, यानी ये हो गए 6, 7, 1, 8, ये हो गए 4। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 1/2 इधर कितने हो गया आपके पास में 48। यहाँ से 2 का भाग 48 में जाएगा 24, 24 से कम 24, यानी इसका आएगा 24 वर्ग मात्रा। वर्ग मात्रा का मतलब है क्षेत्रफल है तो वो स्क्वायर होता है, इसको वर्ग मात्रा बोला जाता है। जिसका भी 24 वर्ग मात्रा का आंसर आया है 16% का, वो एकदम राइट आंसर है, क्या है एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 17% में वो क्या था वो भी हम देख लेते हैं। अब हमारे पास में 17% उसमें हमें एक बहुपद दे रखा है और बहुपद निकाल के हमें क्या करना है, इसके शून्य निकाल के इसकी जांच करना है कि वो बराबर है या नहीं। तो यहाँ बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने पर तो 18 बनता हो माइनस का और घटाने जोड़ने पर 7 आता हो, तो वो संख्या कौन सी है 2 और 9। क्या है 2 और 9, 9 माइनस का रहेगा और 2 प्लस का। यहाँ लिखेंगे 6x², यहाँ लिखेंगे प्लस के 2x और माइनस के 9x, दोनों को घटा यहाँ से फिर माइनस का 3 लिखेंगे। यहाँ दोनों में कॉमन लेंगे आएगा 2x, 2 का भाग 6 में 3 बार, डबल x में से 1x बच जाएगा प्लस 2x का 2x में भाग 1 बार, फिर माइनस का माइनस 9, यहाँ पर कॉमन क्या आएगा 3 आएगा क्योंकि 3 का भाग दोनों हो जाता है। 3 का भाग 9 में दिया, 3 बार माइनस माइनस कट जाएगा, x बचेगा यहाँ पर, फिर माइनस माइनस प्लस और 3 का भाग 3 में 1 बार, यानी दोनों बॉक्स में से हम एक बॉक्स लेंगे साथ में पहले यहाँ पर, फिर ये जो बाहर लिखा हुआ है उसको अंदर लिखेंगे और बराबर क्या करेंगे 0। यहाँ पर क्या करेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर भी 0 लेंगे। तो ये क्या होगा देखो 3 ये प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 3x माइनस का 1, यहाँ पर 2x है और प्लस का 3 माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, फिर ये दो गुणे का हो जाएगा बचे हो जाएगा, x का मान तो आएगा माइनस का 1/3 और इधर जो x का मान आएगा वो आएगा आपका 3/2 आएगा साथी, यानी l का मान कितना आ गया है माइनस का 1/3 और ये हो गया आपका 3/2। अब हमें क्या करना है जांच करना है। तो जांच कैसे करते हैं, पहले लिखेंगे हम शून्य को का योगफल, शून्य को का क्या लिखेंगे अपन योगफल लिखेंगे, जो क्या होता है हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a होता है। दोनों का मान क्या है बराबर आना चाहिए। अल्फा कितना है माइनस का 1/3 मान लेते हैं, प्लस बीटा कितना है 3/2 और यहाँ से बहुपद से देखा जाए तो बहुपद में देखो स्क्वायर के पास में क्या है a है, a का मान कितना हो गया 6, b का मान यहाँ से देखा जाए माइनस का 7, c का मान कितना हो गया 3, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी पहले से है, b का मान कितना है माइनस का 7 है तो पोस्टर में लेंगे, a का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पर क्या 3 और 2 का लेस से लेंगे तो 6 आएगा, 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 को 1 से करोगे 2 1 तो आएगा माइनस तो माइनस प्लस 2 का भाग 6 में दिया 3 बार जाएगा, यानी 2 के 6 3 को 3 से गुणा करो 9 आएगा, इधर माइनस माइनस कट जाएगा 7/6 बचेंगे। जब इसको आगे से करोगे आप तो ये क्या होगा साथियों 7 9 में से जब 2 घटाओगे तो 7/6 इधर हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, यानी इसका मतलब है शून्य को का योग जो आपका योगफल है वो तो बराबर है। देख लेते हैं शून्य को का जो गुणनफल है, गुणनफल वो भी बराबर होता है क्या, तो गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा कितना है माइनस का 1/3 है इंटू बीटा कितना है 3/2 है साथियों। इधर देखो c कितना है 3 है और a कितना है 6 है, यहाँ से c a यहाँ से गुणा करो माइनस के 3 एकम 3 और ये हो जाएगा आपके पास में देखो 3 दूनी 6, यहाँ से हो जाएंगे 3 दूनी 6, यानी c अगर देखा जाए कि यहाँ से कितना है साथियों माइनस के 3 कितने हैं माइनस के 3 तो माइनस का और इधर भी कितना है माइनस के 3/6। काटो दोनों को ऐसे देख लो दोनों बराबर है तो 3 एकम 3 नीचे 1/2 माइनस का 3 एकम 3 नीचे 1/2 माइनस का, इसका मतलब है शून्य को का जो गुणनफल है वो भी क्या है बराबर है। तो ये ऐसे शून्य तो दोनों शून्य किए थे और उनकी जांच हमें ऐसे करनी थी इस प्रश्न के अंदर। नेक्स्ट है 18%। एक कोई त्रिभुज है, मान लो एक त्रिभुज है ABC ABC, ये समरूप है किसके, ये जो समरूप है वो है हमारा त्रिभुज है
इसका क्षेत्रफल एबीसी का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और बीईएफ का 121 हो, तो इसने कहा है ईएफ की मान जो दे रही हो कितनी है, ये वाली। तो हम क्या करेंगे, जब ये है तो ये भी लेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटावा यहाँ हो जाएगा हमारा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर में क्या होगा, ये अगर बराबर है इसके बटा में, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की क्या होती है, भुजाएं अनुपात के बराबर होती है। तो यहाँ से देखना ये हो जाएगा बीसी, यहाँ से क्या हो जाएगा बीसी बटावा यहाँ से हो जाएगा ईएफ, क्या हो जाएगा ईएफ। इनका क्या देखना है, यहाँ पर देखो इनको क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे इनका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से देखना मेरे प्यारे मित्रों, इधर तो इसका तो दिया है 64 और इसका कितना दिया 121, इधर तो हो जाएगा 64 बटावा 121 और इधर देखो बीसी तो हमें निकालनी है, बीसी का बीसी देगा बटे में ईएफ का मान हमें कितना दे रखा है 15.4 दे रखा है साथियों। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर इधर से हटेगा तो इस पूरी संख्या पर क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा, तो हो जाएगी आपके 64 बटावा 124, इधर क्या बचेगा बीसी बटावा 15.4 साथियों। आगे देखा इसको तो 64 का मान कितना होता है 4 होता है, तो ये तो हो गया 64 का कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 8 और 121 का कितना होता है 121 का कितना होता है 11 होता है, कितना होता है 11। इधर बचा आपके बीसी बटावा 15.4, हम क्या करेंगे तीसरा गुणा करेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 11 बीसी का 11 बीसी बराबर 8 इंटू 15.4, ये गुणे का उधर जाएगा भाग में हो जाएगा साथियों, तो 8 इंटू 15.4 बटावा 11। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कोण हटाएंगे, देखो यहाँ से जब कोण हटेगा साथियों तो देखो मैं थोड़ा सा इसको हटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं इसको ऊपर बता सकूं सर। चलिए आप अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ से देखना कि वो जो मान आया वो कैसे आया है, यहाँ से गुणे का भाग में चला गया तो 8 का 8 15 154 ऐसा कैसा, नीचे 11 कैसा कैसा, कोण के बाद में एक संख्या है, यहाँ से जो घटाओगे तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा, यहाँ का भाग दो 11 एकम 11 1, यहाँ से बचते 4 4 चौक 44 14 बार कट गया, फिर ये हो गया 14 8 112, कितना होते हैं 14 8 112, नीचे कितना बचा 10 बचा। हमें बीसी चाहिए, कितनी चाहिए बीसी चाहिए, तो बीसी का मान जो निकलेगा मेरे प्यारे मित्रों 1 0 है, एक संख्या बाद में कोण लगा देना, जो बीसी का मान है वो निकलेगा 11.2 सेमी, कितना निकलेगा 11.2 सेमी। जिसका भी आंसर 18% का 11.2 सेमी आया है वो एकदम राइट आंसर है साथियों और वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो 19वां प्रश्न है वो कैसा है, कैसा पूछा है वो भी हम देख लेते हैं। अब था हमारे पास में जो 19वां प्रश्न था उसमें पूछा था 10 प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर। प्रथम 10 विषम संख्या कौन कौन सी, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 11 13 नहीं, क्या नहीं लिखी 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, अब हो गए 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी संख्या है 10 है, तो 10 का योग कर देंगे भाग, जब इन संख्याओं को आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा 100 आएगा, कितना आएगा 100, और 100 में जब 10 का भाग होगे प्यारे मित्रों तो कितना आएगा 10 ही आएगा, यानी प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर मान के कितना होता है आंसर क्या आएगा 10 आएगा। अब एक प्रश्न ये था कि इसने कहा था कि ये प्रश्नावली एक में से था कि सिद्ध कीजिए कि रूट 1 5 है या में संख्या है क्या, तो मैंने प्रश्नावली 1 करा रखी है, उसके अंदर बताया था कोई सी भी सिंगल रूट के अंदर आपको संख्या दे सकता है और पूछ सकता है ये में। इसमें अगर आपको सबसे पहले ये कहना था कि माना रूट 5 एक क्या है परिमेय संख्या है, रूट 5 क्या हो जाएगी एक परिमेय संख्या, इसको मानना पड़ेगा। जहां हम लिखेंगे जहां ए व बी दो पूर्णांक संख्या क्या है, दो पूर्णांक संख्या है साथियों, यहाँ लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे रूट 5 बराबर में लिखेंगे a बटा b, यहाँ से क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों को क्या करेंगे वर्ग करेंगे, यानी रूट 5 का भी स्क्वायर करेंगे और इधर a बटा b का भी हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से रूट 5 का स्क्वायर तो 5 आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर बोलोगे तो a स्क्वायर भी होगा और b स्क्वायर भी होगा, इसके नीचे कोई नहीं है, इसको इससे गुणा इसको इससे गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर है तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5b स्क्वायर। अब यहाँ मैंने बताया था कि हमें क्या करना है
ए स्क्वायर को 5 से विभाजित बताना है, तो एक का जब ए स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो सिंगल ए में भी क्या जाएगा, 5 का भाग जाएगा। याद रखना चूंकि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य क्या है, 5 से विभाज्य है, इसलिए ए भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, विभाज्य होगा। ये तो इसमें हो गया, ए का बता दिया। अब बताना बी का, तो हमें क्या होगा, अतिरिक्त पूर्णांक लेना होगा। किसकी जगह लोगे, बी की जगह, क्योंकि बी को बताओगे। ए का ए रखेंगे, 5 का 5 रखेंगे, इसकी लेंगे, फिर करेंगे वर्ग यहाँ से, तो ए का भी स्क्वायर होगा और इधर होगा 5 सी का भी स्क्वायर होगा। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ से ए का मान हमारा ये आया है, तो हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर का मान समीकरण, ए स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं। तो देखो यहाँ करें क्या है, इसका का मान 5 बी स्क्वायर, तो यहाँ रखेंगे 5 बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 सी स्क्वायर, यहाँ पर है तो ये हो गया 5 बी स्क्वायर का बी स्क्वायर हो गया 25 सी स्क्वायर। 5 का भाग 25 में कितनी जा जाएगा, 5 बार जाएगा सर, 1 से। तो यहाँ से बता रहे थे, चलिए चलते हैं। तो यहाँ से 5 से 25 गए 5 बार, यहाँ से जब बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर, जैसे यहाँ से ए स्क्वायर 5 से विभाजित था, ऐसे ही बी स्क्वायर को बताना साथ, यहाँ से तो बताएंगे। देखो कि बी स्क्वायर, चूंकि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से क्या होगा, विभाज्य है, इसलिए बी खुद क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य होगा, यानी विभाज्य होगा। इतना लिखने के बाद इसके नीचे लिखना था अतः ए व बी दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, जिसमें उभयनिष्ठ संख्या, जिसमें उभयनिष्ठ संख्या 5 है, परंतु इस तथ्य या कथन तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 5 एक क्या है साथियों, रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी क्या है, ये हमारी परिकल्पना है, जो कि क्या है गलत है, जो कि क्या होगी, गलत है। अतः जो रूट 5 है, रूट 5 क्या है, एक ए परिमेय संख्या है, एक ए परिमेय संख्या है साथियों। तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको ऐसे करना था, तब आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे साथियों। नेक्स्ट कौन सा था वो भी हम देख लेते हैं साथियों। अब है साथियों हमारे पास में जो 21वां प्रश्न था, उसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट किसने दी है कि एक मॉडल बनाना है शंकु का, उसमें जो मिट्टी है, उस मिट्टी की जो ऊंचाई है वो 21 सेमी है, इस तरह की है, और उसने यहाँ कहा है कि 6 सेमी किसका, यानी इसने कहा आधार की त्रिज्या 6 सेमी है उसकी, शंकु के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी, यानी हमें कोई शंकु बनाना है ऐसा, ये ऐसा कोई हमें एक शंकु बनाना है। इस शंकु की जो आधार की त्रिज्या थी ना वो 6 सेमी देनी चाहिए इसने ये, और इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से लगा कितनी ऊंचाई है, कितनी 21 है। तो हमें क्या करना होगा, इस मिट्टी को बनाना है, इसका मतलब इसका आयतन निकालना पड़ेगा, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ देखना 1/3 पाई का मान दे नहीं रखा, तो 22/7 रखेंगे, और जो त्रिज्या है वो कितनी है, 21 × 21 नहीं 6 सेमी, कितनी है 6, तो 6 × 6 डबल बार क्योंकि स्क्वायर है, h कितनी है 21 है। यहाँ से देखना 7 का भाग 21 हो गया 3 बार, 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर देखो ये हो गया 22 × यहाँ से बचे 36, कितने हो गए 36। अब जब इसको गुणा करोगे देखो 22 को जब 36 से गुणा करोगे आप, तो ये 792 कुछ ऐसा आएगा, 6 × 2 = 12 हासिल है, 6 × 12 = 13, फिर ये हो गया 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया 9, ये हो गया 792। अब ये क्या है, सेमी, क्या है सेमी है, और आयतन है तो क्या होता है वर्ग सेमी, जिसको आप कहते हो यानी घन सेमी लगेगा। आयतन में क्या होता है, घन सेमी लगता है, आयतन में क्या लगता है, घन सेमी, क्या हो जाएगा इसका अपना आंसर हो जाएगा सर। नेक्स्ट था 22वां प्रश्न के 4 सेमी त्रिज्या के एक वर्ग पर 6 सेमी त्रिज्या का एक सेकेंडरी वर्ग बनाना। सेकेंडरी वर्ग का मतलब है ये रचना वाले में से था, हमें क्या करना था, स्केल से प्रकार को
बना दिया हमने 6 सेंटीमीटर का वर्त एक। फिर क्या करना था, फिर इसी में मान लो इस केंद्र से आपने 6 सेंटीमीटर का वर्त बनाया है, तो इसी केंद्र से क्या बनाना है, 4 सेंटीमीटर तक वर्त को खोलना था और एक अंदर 4 सेंटीमीटर का और बनाना था। इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वर्त। फिर हम क्या करते हैं, इस वाले केंद्र को इसको यहाँ से यहाँ तक बढ़ाने के बाद में ये मान लो वो है, यहाँ से मान लो अपना ये आपका P है, मान लेते हैं नाम अपना मान नाम से। ये जो रेखा की वो कितनी 6 थी, तो 6 से आधे से ज्यादा 4 तक खोल देते, यहाँ तक कर 2 चाप काटते, एक इधर काटते, एक इधर से यहाँ से, एक तो यहाँ से ऊपर काटते इधर और एक यहाँ से ऐसे नीचे काटते, फिर यहाँ से ऊपर काटते यहाँ से, तो हमें यहाँ से एक बिंदु मिलता है, यहाँ से एक बिंदु मिल जाता है इसका सीधा। फिर यहाँ प्रकार को रखकर इस वाले बिंदु को इस वाले बिंदु से गोल कर देते हैं, जैसे है ना, ऐसे गोल करते हैं तो हमें एक बिंदु यहाँ मिलता, एक बिंदु यहाँ मिलता, इस वाले बिंदु को यहाँ से मिला देते हैं, इस वाले बिंदु को यहाँ से मिला देते हैं, तो ये क्या हो जाती है हमारे पास में 2 स्पर्श रेखा हो जाती। और फिर आपको क्या करना था, ये मान लो कि ये Q हो गया, ये R हो गया, आपको क्या करना, यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसके अंदर नापना था कि इसकी लंबाई में कितनी आ रही है, यानी दोनों लंबाई के अंदर क्या हो सकती है, माप बराबर। अगर 3 है तो दोनों 3 की होगी, अगर 4 है तो दोनों ही 4 की थी। तो ये हमारे कितने थे, 22% तक हमने आपको समझा दिया है। 23वां प्रश्न देख लेते हैं कि वो क्या है, वो अपन देखते हैं साथियों। अब है हमारे पास में साथियों 23वां प्रश्न का आधार कौन सा था, प्रश्न नंबर 23। इसके अंदर कहा है एक 4.2 सेंटीमीटर धातु के गोले को पिघलाया गया है, यानी ये वाला अपना जो गोला है उस गोले को पिघला गया है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 4.2 सेमी है साथियों। फिर इस गोले को पिघलाकर इसने क्या बनाया, एक बेलन बना दिया ऐसे, ये इसने एक बेलन बनाया साथियों ऐसे। इस बेलन में इसकी जो त्रिज्या वो कितनी है, 6 सेमी है, और इसकी जो ऊंचाई है जो h है वो हमें क्या करनी है साथियों, ज्ञात करनी, यानी निकालनी, इसको क्या बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी। तो क्या होगा, इधर तो लगेगा गोले का आयतन, इधर लगेगा बेलन का आयतन। तो यहाँ पर देखो इसमें हमें बेलन की ऊंचाई इस निकाली है, तो मान लेते हैं ये छोटी त्रिज्या हो जाएगी और ये बड़ी त्रिज्या मान लेते हैं, बड़ी आयतन, तो ये हो जाएगी। इसका जो आयतन होता है गोले का आयतन बराबर हो जाएगा हमारे पास में बेलन का आयतन, क्या हो जाएगा साथियों, बेलन का आयतन। अब गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, और इधर होता है पाई r स्क्वायर h। ये बड़ा h इसलिए लिखा क्योंकि बेलन की त्रिज्या वो नहीं लिखा, दोनों तरफ के समान है, पाई समान है, बस 4/3 का 4/3, यहाँ पर r यानी 3 बार, इसकी त्रिज्या कितनी 4.2, तो 4.2 × 4.2 × 4.2 3 बार लिखना है। यहाँ r क्या लिखा है 6 × 6 और इधर क्या है आपकी h है। अब जो हट रहा है उसको हटा देते हैं, 4/3 का 4/3, यहाँ से 42 के बाद में से क्या हटा दो, तो ये हो जाएगा 42/10, 42/10, यहाँ पे 42/10 हो जाएगा सर। और इधर क्या है हमारे पास में, ये हो जाएगा 6 × 6 × h हो जाएगा। काट रहा है तो उसको काट लो, ये कट रहा है हमारे पास में 3 एकम 3, ये काम करो ऐसे कर लो कि वो जो दोनों 6 है उसको इधर ले आओ, तो ऊपर बचेगा 4 × 42 × 42 × 42, तो वो हो गए। नीचे देखो ये 3 × 10 × 10 × 10, तो ये है वो दोनों क्या है गुणे में, उधर वाले दोनों गुणे में, इधर आएंगे भाग में 6 × 6 ये भी हो जाएंगे, इधर क्या बचेगा आपका h बचेगा। तो काटो, देखो 6 × 7 = 42, फिर यहाँ से 6 × 7 = 42, और यहाँ से देखा जाए तो ये कट रहा आपका 3 एकम 3 और 3 चौक 12 14 बार कट गया। फिर यहाँ से देखा जाए तो ये 14 कट रहा है, देखो 2 दूनी 4, तो ये 2 7 है, 2 7 14, यहाँ से कटा, फिर 2 पंजे 10, ये भी कट गया। फिर ये से और कटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और कट गया साथ में यहाँ से। अब देखो यहाँ से कितना बच रहा हमारे पास में, अब हमारे पास में यहाँ से देखो और कोई चीज कट रही है उसको काट सकते हैं साथियों। ऊपर बच गया हमारे पास में 2 × 7 × 7 × 7, नीचे बच गया हमारे पास में, देखो यहाँ से 2 कट रहा है, 2 से ये भी उड़ गया 5 वाला, यानी ऊपर बच गया हमारे पास में 7 × 7 × 7 बच गए, नीचे बच गए 5 × 5 × 5। अब आपको क्या करना है, 7 को 3 बार जब गुणा करोगे 343 आएंगे, 5 को 3 बार गुणा करोगे तो 125 आएगा। 125 का डिवाइड जब तुम 343 में 2 के मेरे प्यारे मित्रों, तो इसका जो आंसर आएगा 2.74 सेमी आएगा, 2.7 या 74 सेमी आ जाएगा। तो क्या होगा, बेलन की हमारी ऊंचाई निकल जाएगी, ये बेलन कितना ऊंचाई आता है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न को आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट चलते हैं, 24वां क्वेश्चन क्या था वो भी देख लेते हैं सभी। अब हमारे पास में साथियों 24वां
दूसरा इसमें कहा था कि निम्न एक द्विघात समीकरण दे रखा है, इसके मूलों की प्रकृति हमें चेक करनी है। तो मूलों की प्रकृति कैसे चेक करते हैं वो अभी देखेंगे। फिर इसमें कहा अगर मूल अस्तित्व में हो तो उन्हें आप निकालिए कैसे होंगे। तो सबसे पहले मूलों की स्थिति चेक करने के लिए आपको क्या करना है, a का मान क्या हो गया 2, b का मान क्या हो गया -6, c का मान कितना हो गया 3। सूत्र क्या लगाओगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला है साथियों, यानी d को कहते हैं विविक्त का UHC जिसको कहते हैं। ये प्रश्न आपने 4 पर 4 में पढ़ा था। b का मतलब है -6 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 * a का मान 2 * 3, 6 का स्क्वायर 36 माइनस गायब हो जाएगा स्क्वायर के साथ में, और इधर भी कितना होगा 36। यानी आपके मूल क्या है, मूल का मान है, देखो यहाँ पर 0 आया, इसका मतलब है जब भी d का मान 0 आता है तो मूल बराबर होते हैं और मूल अस्तित्व में होते हैं, यानी वास्तविक होते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से देखेंगे कि जो मूल है हमारे वो कैसे उनके बराबर। तो हम लिखेंगे कि जो मूल है वो क्या है, अस्तित्व में है, मूल है वो अस्तित्व में है। मूल क्या है, वास्तविक है, क्या है, वास्तविक है। मूल अस्तित्व में लिख सकते हो, ये वास्तविक है। अगर वो वास्तविक है तो क्या होंगे, बराबर, क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे, दो क्या होंगे, बराबर बराबर। और जब भी बराबर बराबर आ जाए तो इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि माइनस का b/2a बराबर है माइनस का b/2a, इससे भी आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि जो हमारा यहाँ पर b का मान देख लो, b का मान -6 है और सूत्र में भी -6 है, तो हम लिखेंगे माइनस का माइनस 6 का 6, 2 का 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान हमारे पास में 2 है, इधर भी ऐसे करना है -6/2 इंटू 2। यहाँ से सरल करेंगे तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, ऊपर बचेगा 6, नीचे हो जाएगा 4, इधर से भी 6/4, यानी इसको काटेंगे अपन 2 से तो आएगा 3/2, इधर से भी काटेंगे तो आएगा 3/2, यानी दोनों तरफ से हमारे जो मूल निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, 3/2। अब आप उसको द्विघात से भी कर सकते थे, लेकिन इतना लंबा आपको नहीं करना था क्योंकि आपको टाइम बचाना था साथियों। तो ये 24% मैंने करा दिया है। नेक्स्ट करते हैं 25% है, वो कैसे होगा। अब साथियों हमारे पास में जो प्रश्न है 25 वो क्या है, इसने कहा है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा, मान लो ये 10 सेमी त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 10 सेमी है। मान लो यहाँ से तो 10 सेमी त्रिज्या का एक वर्त है, ये 10 सेमी त्रिज्या है, वो यहाँ पर क्या बना रहा है, यहाँ पर जो कोण बना रहा है जीवा, इसकी जो जीवा है, मान लो कोई जीवा है, तो जीवा कितने कोण, और जीवा क्या होती है, व्यास के अंदर होती है, तो कितने कोण बना रही है, समकोण बना रही है। क्या बना रही है, समकोण बना रही है। इसका मतलब है r का मान कितना हो गया, 10 सेमी हो गया, और जो थीटा है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। हमें क्या है, संगत लघुवर्त का सेटअप लगाना है। देखना, संगत लघु वर्तखंड का जो फॉर्मूला होता है का क्षेत्रफल हम जब निकालेंगे साथियों तो सूत्र होगा, ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। अब जमा दो, पाई का मान लिखेंगे 22/7 इंटू r कितना है 10 इंटू 10, फिर ये थीटा कितना है 90 डिग्री है, इंटू 360 का 360 माइनस यहाँ से 1/2 इंटू r कितना है 10 इंटू 10 और इंटू साइन थीटा यानी 90, साइन क्या हो जाएगा 90। यहाँ से देखो 0 से 0 कट रहा है, 9 का भाग इसमें 4 बार जा रहा है, फिर ये 2 से 2 ये कट रहा है, 11 से ये कट रहा है साथियों। तो ऊपर देखा जाए तो ऊपर हमारे पास में क्या बचा है, देखो यहाँ से फिर ये और कट जाएगा, कितनी बार 5 बार कट जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया हमारे पास में, ऊपर तो बचे 11 इंटू 5 कितने हो गए, 55 हो गए, और नीचे कितना बचा है 7 बचा। कितना बचा है, ऊपर 10 भी बचा है। 11 इंटू 5 55 इंटू 10 नीचे 7 है। इधर देखना ये हो जाएगा आपके कि ये हो गए 2 पंजे 10 और 5 है 50। इधर हो जाएगा आपका 50 इंटू, और ये साइन 90 का मान कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये क्या आएगा। इधर जब करेंगे आगे ये हो जाएंगे 550/7 माइनस 50 × 50। ले सकते हो आप, 7 और 1 का ले से कितना बनेगा, 7 बनेगा, 7 से 7 कट जाएगा, 550 बचेगा। जब 7 को इससे गुणा करोगे तो 7 × 5 35 350 आएगा। फिर ये ऊपर बच जाएगा 200, 200 में जब आप 7 का भाग दोगे तो कितना बचेगा साथियों, ऐसे 200 में जब आप 7 का भाग दोगे तो जो हो गए 7 × 14 पीछे बच गए 6 60 हो गए, फिर हो गए 7 × 7 = 56, ये हो गया आपके पास में, फिर 4 बच गए, कोण लगा, फिर 7 × 5 35, फिर ये हो 7 × 7 कितना हो जाएंगे, 7 × 7 49 से ज्यादा हो जाएंगे, 7 × 5 35, 5 बच जाएंगे, फिर 0 फिर 0 7 × 7 49, यानी ये आएगा आपके पास में 28.57 है। अब क्या है साथियों, सेंटीमीटर है, तो
आपको ऐसे करना था। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर का प्रश्न था समांतर श्रेणी का, वो कैसा, इसका आंसर क्या था वो भी हम देख लेंगे। अब हम देख लेते हैं 26वां प्रश्न जो हमारा कौन सा है वो देख लेते हैं। इसने कहा एक एकाउंट पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है n का मान कितना है, हमारे पास 51 है, और दूसरा पद को हम कैसे लिख सकते हैं, a2 बराबर 14 दे रखा है, जिसको हम बता कैसे सकते हैं, a प्लस d बराबर कितना हो जाएगा 14, समीकरण 1 नाम दे देंगे। फिर हमें तीसरा पद कितना दिया है, a3 बराबर हम लिखेंगे 18, जिसको हम लिखेंगे a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 18, समीकरण हो जाएगा 2। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, सरल करेंगे, से सरल करेंगे तो क्या करेंगे, देखो a प्लस 2d बराबर 18, फिर a प्लस d बराबर 14, फिर माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा d और इधर पे बचेंगे आपके पास में 4। d का मान 4 आया है, समीकरण 1 में रख देंगे, तो d का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, कहीं रख दो, तो एक क्या है आपका a प्लस d बराबर 14 था साथियों, तो a का मान चाहिए, d का मान कितना है 4 हो गया 14, उधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा, 14 में से 4 गए, a का मान कितना होगा 10 होगा। अब हम क्या करना है, योगफल पूछा है, तो योगफल का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d साथी। ऐसे 51, इसका मतलब 51 याद करना है, तो ये हो जाएगा 51 बटा 2 कोष्टक 2 इनटू a का मान कितना है 10 प्लस n कितना है 51 माइनस 1 d कितना आया है 4 आया है, 4 का 4 कोष्टक ये 51 बटा 2 रहेगा, ये हो गया 20 प्लस ये हो गया 50 इनटू यहाँ हो गया 4, 51 बटा 2 ऐसा वैसा, फिर ये 20 प्लस ये हो गया 5 20 200, फिर यहाँ से अगर अपन आगे सरल करेंगे साथियों तो ये हो जाएगा 51 बटा 2, ये हो गया आपके पास में 220, इसका भाग हो गया 110 बार, जब 51 को आप गुणा करोगे 110 से तो ये हो जाएगा 5, एक हो गया 6 और ये पीछे 0, यानी आपका जो आंसर आएगा साथियों कितना आएगा 5630, 5610 आंसर आएगा, कितना आएगा 5610 आपका ऐसे निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऐसा करना था आपको, जिसमें ऐसे दिया था, ये आपका 4 नंबर का पूछा था साथियों, तो ये भी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के अंदर, 27वां प्रश्न क्या था, sin थीटा cos थीटा में से वो भी हम देखेंगे। अब है हमारे पास में 27वां प्रश्न sin थीटा cos थीटा से बताया था 8.4 में से दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट थे और ये आ सकते हैं, ये आया है साथियों, तो इसको कैसे करेंगे, इस प्रश्न को हम करेंगे तो बायां पक्ष में दायां पक्ष लाना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बायां पक्ष लेने पर, तो यहाँ देखना हम बायां पक्ष ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास में √1 प्लस sin a बटे में 1 माइनस sin a, यहाँ दे रखा हमें, हम क्या करेंगे इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर यानी अंश और हर को से गुणा करके लिए लिखेंगे √1 प्लस sin a का sin a, यहाँ पर 1 माइनस sin a का sin a, गुणा करेंगे हम 1 प्लस sin a से और इसको भी 1 प्लस sin a से, यानी चिन्ह बदलेंगे, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये वाली संख्या सेम है साथी हो, तो ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगा 1 प्लस sin a का क्या हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे देखो ये एक बार प्लस में एक बार मैंने नियम कहता है 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा sin a का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा साथियों। अब इसको आगे देखा जाए तो ये तो ऊपर वाला तो ऐसा कैसा 1 माइनस sin a का क्या हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर, नीचे वाला देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और sin स्क्वायर 1 देता है, 1 माइनस sin स्क्वायर की जगह मैं cos स्क्वायर लिख सकता हूँ साथियों, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस sin a का स्क्वायर तो है ही, नीचे बटे में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 माइनस sin स्क्वायर का मतलब क्या होता है cos स्क्वायर, इसका स्क्वायर कटेगा तो दोनों की रूट हट जाएगी, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस sin a और नीचे बचेगा cos a। अब क्या करेंगे 1 के बटे में हम क्या लिखेंगे cos a लिखेंगे, बीच में प्लस से प्लस हो जाएंगे, और sin a के बटे में क्या लिखेंगे cos a लिखेंगे साथियों। 1 बटा cos का मतलब होता है sec a और sin बटा cos का मतलब होता है आपका cot a, tan क्या होता है tan होता है। ये कहां से आ रहा है, ये मैंने कुछ सरल समीकरण बताए थे आपको 8 और 4 सरल कराया था, तो बायां पक्ष करके हमने दायां पक्ष लाया है। ऐसे ये देता है 7 प्लस tan स्क्वायर और cot स्क्वायर हमें लाना है, बहुत ही आसान प्रश्न है, वो देख लेते हैं। ये a प्लस b हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर का मतलब होता है 7 a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहां लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। इस आइडेंटिटी का प्रयोग करना है दोनों में, तो यहां हो जाएगा हमारे पास में sin स्क्वायर a प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 2 *
ए इंटू ये हो जाएगा आपके पास में सेक ए प्लस हो जाएगा सेक ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन ए और कोस ए इन दोनों को पास में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को पास में लिखा प्लस 2 का 2 और जब ये साइन और कोस से गुणन होता है उसका मान 1 होता है प्लस यहाँ क्या बच गया हमारे पास में कोसेक ए बच गया कोसेक स्क्वायर ए बच गया प्लस ये 2 का 2 और कोस और सेक जब गुणन होते हैं उनका मान 1 होता है यहाँ पर बच गया हमारे पास में सेक स्क्वायर ए बच गया। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का मान 1 होता है ये हो गया 2 एकम 2 प्लस ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा 2 एकम 2 फिर ये बचेगा सेक स्क्वायर ए साथियों यहाँ से 2 2 4 1 5 हो गया प्लस अब कोसेक को कैसे लिख सकते हो कोसेक को लिख सकते हैं अपन 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं प्लस इस सेक को कैसे लिख सकते हो 1 प्लस cot स्क्वायर ए लिख सकते हो आप तो 5 6 7 हो गए 7 प्लस ये हो गया tan स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा cot स्क्वायर ए यही हमें क्या लाना है साथियों मान लाना जो इसने दे रखा था जो हमने आपको सीध करके बता दिया थोड़ा फास्ट कराया है आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इसके जो पर्सन है 28 29 30 31 वो हम कल की वीडियो में करने वाले हैं साथियों क्योंकि आज की वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो मैंने एक से लगाकर 27% आपको करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो साथियों तो वीडियो को लाइक करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और ऐसे ही वीडियो अगर आपको ऐसे ही वीडियो अगर चाहिए साथियों और ऐसे ही पर्सन अगर आपको चाहिए और आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करना है अपनी जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 100 में से 100 लाना है तो आप अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा फायदा इससे मिलने वाला है क्योंकि हम आगे नेक्स्ट अब 2 3 3 और 4 नंबर के पर्सन आपके लिए लेके आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा साथियों। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं कल नेक्स्ट आज के बहुत बड़ी हो जाएगी क्योंकि 28 29 30 और 31 4% बचे हैं वो हम कल की वीडियो में करने वाले हैं तो आप इन पर्सनों को देखना मिलाना कि आपने कितना आंसर सही है आपका कितना गलत है साथियों। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच साथियों धन्यवाद साथियों।